बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। और ये जो न्यूज है आज सुनने के बाद में आपको, जो आपने सुना होगा कि आने वाले समय में भारत क्वांटम कंप्यूटिंग को लीड करने वाला है, तो इसके लिए जो सबसे बेसिक नीड होती है उसकी स्थापना भारत के अंदर कर दी गई है। इसके लिए सबसे जो फर्स्ट चीज है वो होती है क्वांटम टेस्टिंग बेड। जो क्वांटम टेस्टिंग बेड है इसकी स्थापना भारत के अंदर हो चुकी है, आंध्र प्रदेश के अमरावती के अंदर। ये जो दो प्लेसेस इसके अंदर बनाए गए हैं, पहला है SRM यूनिवर्सिटी अमरावती और दूसरा है मेधा टावर गणवरम के अंदर। ये दो स्थान हैं। और अच्छा, ये जो दोनों स्थान है ये क्वांटम कंप्यूटिंग के एकदम बेसिक नीड है। और इसकी स्थापना जब भारत के अंदर हो चुकी है तब आप समझिए कि जो भारत का यूथ है, जो क्वांटम टेक्नोलॉजी और जो क्वांटम टेक्नोलॉजी के अंदर कार्य कर रहा है, जो रिसर्च कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है, उस व्यक्ति के लिए अपने कार्य की टेस्टिंग करने के लिए ये हमारा जो टेस्टिंग बेड है ये कार्य करेगा। अब देखिए, आज हमारा जो इशू है वो ये है, एक तो इससे हो क्या जाएगा, दूसरा वास्तव में जो क्वांटम कंप्यूटिंग है ये जो साधारण या परंपरागत कंप्यूटिंग है इससे बिल्कुल अलग कैसे है। और इसी के अंदर हम देखेंगे सुपर इंपोजिशन होता क्या है इसके अंदर। ये 3-4 बातें हैं इसके अंदर हम समझेंगे। और जो हम आज तक सुनते आए हैं कि भाई भारत आने वाले समय में क्वांटम कंप्यूटिंग में लीड करेगा। अच्छा, सुनते कहां से आए? बहुत सारे लोग कहेंगे हमने तो नहीं सुना। अगर आप पश्चिम को फॉलो कर रहे होंगे तो वहां पर इस बात को लेकर के गहमा गहमी है कि भाई साहब आने वाले समय में भारत क्वांटम कंप्यूटिंग को लीड करेगा। और उसका उन्होंने रीजन दिया है। उन्होंने कहा कि अगर पूरी दुनिया का जितना भी टैलेंटेड पूल है, जो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग में करने वाला शोध है, उनका 20% टैलेंटेड पूल निकल करके आता है भारत से। तो ये जो 20% टैलेंटेड पूल है, अच्छा, ये क्योंकि भारत के पास में जो मैन पावर है, आप देखेंगे कि लगभग 67% पॉपुलेशन भारत की ऐसी है जिसकी आबादी कितना है, जिसका एवरेज एज ही कितना है, 35 वर्ष या उससे कम है। अच्छा, और भी आप देखेंगे कि लगभग 2.5 करोड़ लोग जितनी की ऑस्ट्रेलिया की आबादी है उतना हम हर वर्ष अपनी पॉपुलेशन में ऐड कर देते हैं। और वो भी ऐसी पॉपुलेशन जिसकी एवरेज एज 25 वर्ष या उससे कम है। भारत के पास में जो आज तक बजट को लेकर के कंस्ट्रेंट रहता था, वो भी समस्या भारत की दूर हो चुकी है। क्योंकि आज भारत का प्राइवेट सेक्टर अब इन जितने भी क्रिटिकल सेक्टर माने जाते थे पहले, जो कि गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल सिक्योर करके रखे जाते थे, जहां पर ये जो PSUs होते हैं, पब्लिक जो अंडरटेकिंग्स होती हैं, वही कार्य करती थी, वहां पर प्राइवेट प्लेयर्स जाने के लिए छूट नहीं थी। इसीलिए बजट कंस्ट्रेंट और दूसरा जो कार्यशैली है वो आपको बिल्कुल डिफरेंट दिखाई पड़ती थी। उस तरीका का उनके अंदर करने की जो तेजी है वो नहीं होती थी। लेकिन अब ये पूरा बदल चुका है। तो ये जो टेस्टिंग बेड है इससे क्या होने वाला है? अच्छा, ये दोनों जो टेस्टिंग बेड है इनमें आपको जो पहला वाला है उसको 1Q बोला जा रहा है और जो दूसरा वाला टेस्टिंग बेड है उसको 1S बोला जा रहा है। अब ये जो आने वाले समय में जो सुपर कंडक्टिविटी है, क्योंकि देखिए ये जो कार्य प्रणाली है जो अभी हमने टेस्टिंग बेड बनाए हैं, इसके लिए आप जानते हैं कि आपको सुपर कंडक्टिविटी का जो क्षेत्र है, सुपर कंडक्टिंग क्षेत्र जो है वो बनाना पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए आपको एब्सोल्यूट जो टेम्परेचर है उसकी आवश्यकता होगी, जिसे हम बोलते हैं -273 डिग्री। -273 डिग्री का ये जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है इसकी आवश्यकता होती है। अब एब्सोल्यूट जीरो भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, अंतरिक्ष का जो खालीपन है उससे ज्यादा ठंडा टेम्परेचर आपको यहां चाहिए। तो ये अपने आप में एक एज कटिंग टेक्नोलॉजी है। तो जैसा सुनने में लगता है ना कि क्वांटम टेस्टिंग बेड ये होते कैसे होंगे, तो ये अपने आप में ऐसा समझ लीजिए कि एक एज कटिंग टेक्नोलॉजी है जो आज पूरी दुनिया के लिए एक सपने की तरह है कि अगर आपको क्वांटम के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो सबसे पहली सीढ़ी ये होने वाली है। अगर ये आपके देश में नहीं है तो फिर आप अपने जो आने वाला जो टैलेंट है उसके लिए जो कार्य कर रहे हैं उन्हें आप टेस्ट कहां पे करोगे? तो ये आपको यहां पे मिल जाएगा। अब क्वांटम कण, जिनको हम पार्टिकल्स बोलते हैं, इनकी जो गणना के आधार पर ही जो सामान्य कंप्यूटर है और ये जो जिसे हम सुपर कंप्यूटर बोलते हैं, क्वांटम कंप्यूटर बोलते हैं, ये इनका जो भेद है वो किया जाता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पैदा हम करते हैं। अच्छा, इनमें होगा क्या? देखिए, इन दोनों में जो गणना, ये सब जैसे बोलते हैं ना कंप्यूटिंग, जैसे साधारण कंप्यूटर है या सुपर कंप्यूटर है, ये क्वांटम कंप्यूटर है, इनमें जो डिफरेंस है ये इनके जो गणना करना, जिसे हम कहते हैं कंप्यूटिंग करने के आधार पर ही इनमें विभेद किया जाता है। अच्छा, जो सामान्य कंप्यूटर है जिसमें सुपर कंप्यूटर भी आता है या जो हम कंप्यूटर देखते हैं, ये सारे के सारे बिट्स पर चलते हैं। किस पर? बिट्स, जिसे क्या बोलते हैं? बिट्स। इसे देखिए,
बिट्स पर चलते हैं, लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं ये क्यू बिट्स पर चलते हैं। किस पर? क्यू बिट्स। इसके सामने क्यू लगा दो, क्यू बिट्स पर चलते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है ये आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो साधारण कंप्यूटर है वो किस पर चलते हैं? बिट्स पर चलते हैं। तो इसका मतलब ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि भाई ये जो गणना करते हैं वो 0 और 1 के अंदर करते हैं। ये जिसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज भी बोलते हैं 0 1 0 1। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो साधारण कंप्यूटर जिसे हम बिट्स बोलते हैं उनमें ये दोनों या तो 1 होगा या तो 0 होगा या तो 1 होगा, यानी कि एक टाइम में इनमें से एक ही होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा। लेकिन मजे की बात, अच्छा इससे होगा क्या? या तो 1 होगा या तो 0 होगा। इससे होता है जब कंप्यूटिंग होती है, जब गणना होती है, जब जिसे हम प्रोसेसर बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, जब वो गणना कर रहा होता है तो उस समय पर एक ही कार्य करेगा। इसका मतलब है ये पजल को जब सॉल्व करेगा तो लंबा समय लेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो पजल सॉल्व करेगा, जो कोई क्वेश्चन सॉल्व करेगा, जब आप उसको कोई कमांड देंगे तो उस कमांड को प्रोसेस करने में वो समय लेगा, क्योंकि उसका एक ही कार्य करेगा, तो 0 या तो 1। लेकिन जब हम बात क्यूबिट्स की करते हैं, जब हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं, वहां पर 0 और 1 यानी कि 0 या 1 दोनों एक साथ हो सकते हैं। क्या मैंने क्या बोला? 0 और 1 दोनों एक साथ हो सकते हैं, और इसी सिचुएशन को क्या कहते हैं हम? इसी को कहते हैं हम सुपर इंपोजिशन। तो ये जो सुपर इंपोजिशन की घटना है ये क्यूबिट्स के अंदर होती है, यानी कि क्वांटम कंप्यूटर। अब इसमें होगा क्या कि जब भी आप इसको कोई कार्य करने के लिए कमांड देंगे अपने कंप्यूटर पे, आप कोई फाइल खोलेंगे, कोई वीडियो ओपन करेंगे, या इसको और कोई सॉल्यूशन के लिए कमांड देंगे। अब एआई के अंदर भी भाई है तो वही जो माइक्रो प्रोसेसर। तो अब होगा क्या कि ये जो आपकी जो प्रोसेसिंग है ये एक साथ होगी। इसका मतलब है कि पजल को अब एक नहीं, दोनों एक साथ करेंगे, तो इसके अंदर आपको जो समय है वो बहुत कम हो जाएगा, समय बहुत कम लगेगा, और कंप्यूटर ये जो कमांड आपने दी है इसकी भूल भुलैया से जल्दी से बाहर आ जाएगा। इसका मतलब है कि जल्दी से आपकी प्रोसेस हो जाएगी, और इससे आपकी जो सॉल्यूशन है, आपकी जो प्रॉब्लम है, उसका जो सॉल्यूशन है आपको तुरंत मिल जाएगा। ये एक बार में बहुत सारी मिलियंस और बिलियंस गणना एक बार में कर सकता है क्वांटम कंप्यूटर। ये आपके सुपर कंप्यूटर से भी तेज होगा, क्योंकि सुपर कंप्यूटर बिट्स पे चलेगा और ये क्यूबिट्स पे चलने वाला है। तो अब देखिए, इससे आने वाले समय में सोशल सेक्टर हो, या हेल्थ का सेक्टर हो, या फिर हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, या फिर डिजिटल, ये सब कुछ बदल जाने वाला है। एआई का जो सिस्टम है ये बदल जाने वाला है। मशीन लर्निंग का जो सिस्टम है वो बदल जाने वाला है। अब जैसे कि अभी आपको क्या है कि जैसे आप डीएनए प्रोफाइलिंग करते हैं, तो डीएनए प्रोफाइलिंग हम सुपर कंप्यूटर से करते हैं, लेकिन उसकी जो गणना होती है, आप देखिए, अगर डीएनए प्रोफाइलिंग आप समझ रहे हैं, तो अगर आपको थोड़ा भी अगर इसका नॉलेज है तो आप जानते होंगे कि जो डीएनए है वो ACGT कुछ ए इस तरीका से बना हुआ होता है ना। तो हर व्यक्ति की ये जो प्रोफाइलिंग होती है, उसका जो उसकी जो गणना होती है वो बिल्कुल अलग होती है। तो ये जो गणना है ये करी जाती है सुपर कंप्यूटर से। तो एक भारत का भी आप जानते हैं, पूरी दुनिया में एक प्रोजेक्ट चले हुए हैं कि भाई अब अपने देश की जो डीएनए प्रोफाइलिंग है वो देश कर रहे हैं, तो उसके लिए सुपर कंप्यूटर गणना के लिए लगाए जाते हैं। तो देखिए, ये सब बहुत समय लगता है, लेकिन जब हमारे ये क्वांटम कंप्यूटर आएंगे तो ये गणना करना एक तो उनके लिए आसान हो जाएगा, और दूसरा फायदा क्या होगा हेल्थ के सेक्टर में, जो ड्रग डिस्कवरी है, आप जानते होंगे कि बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं जिनकी जो कम पॉपुलेशन को कवर करती हैं, लेकिन वो अपने आप में बहुत डेंजर होती है। अब उनको क्या कहते हैं? नेग्लेक्टेड डिजीज बोलते हैं। ये जो नेग्लेक्टेड डिजीज है वो इसीलिए नेग्लेक्टेड है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को प्रभावित नहीं करती, इसीलिए उनके लिए कोई ड्रग्स भी नहीं बनती, इसीलिए उनको नेग्लेक्ट छोड़ दिया जाता है। तो आने वाले समय में जो ड्रग्स की डिस्कवरी है वो भी तेज हो जाएगी जब हमारे पास में गणना करने की गति बढ़ेगी। अब कंप्यूटर जो है वो पहले जो 10-10 साल में जैसे वैक्सीन बनाना हो, उसकी कैलकुलेशंस हो, इनमें 10-10 साल का समय लगता था, लेकिन ये कंप्यूटर जब हम क्यूबिट्स पर काम करेंगे तो ये जल्दी से। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी के लिए भी आप जानते होंगे कि भारत के अंदर हो या कहीं पर भी जब हम बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की, तो ये सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज्यादा सिक्योर माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर आप इसका जो पैटर्न है यानी कि 0101 इसको तो आप डिकोड कर सकते हैं, एक बार को पैटर्न पहचान जाओगे, लेकिन क्यूबिट्स के अंदर वो दोनों एक साथ आ सकते हैं, और इसीलिए इसका जो पैटर्न है उसे पहचान नहीं पाएगा, और जो सिक्योरिटी लैप्स होते हैं वो भी कम होंगे। तो बैंकिंग का जो हैकिंग होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इधर उधर कर लेते हैं, आप जानते हैं कि सारा फ्रॉड होता है,
इंक्रिप्शन जो है वो बनेंगे, और वन टू वन जो चैट होती है खासकर हमारी आर्मी के लिए जो बहुत ज्यादा सीक्रेट होती हैं, वो भी अगर हम दो पॉइंट के बीच में रखेंगे तो उनको भी बीच में से अगर कोई चाहे कि भाई हम इस टॉक को सुने, जैसे कि हमारा चाइना हो गया या अमेरिका, जो भी सुनना चाहता है उस टॉक को, तो वो भी उसको नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि ये जो है किस पर चल रहा है, क्यू बिट्स पर चल रहा है। इसीलिए अब देखिए आने वाले समय में जैसे मैंने बताया कि एसआरएम टेस्ट बेड हो ये ओपन हो चुका है, और अब भारत के अंदर जो भी छोटे से स्टार्टअप्स हैं, हमारे होनहार यूथ छात्र हैं, वो कोडिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं, अपने काम को जाकर के अपने ही देश के अंदर आसानी से टेस्ट कर सकते हैं, उनको ये फैसिलिटी मिलेगी। अब इससे देश के अंदर जो युवा है वो और निकल कर आएगा, और हमारा जो ये मैंने बताया ना टैलेंटेड पूल 20% है, आने वाले समय में आप इसे 25-30% भी होता हुआ देखेंगे। और मजे की बात यह है कि देखिए ये अब करने में भारत जब ये अपने देश में कर लिया तो आत्मनिर्भर हो गए हैं, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आने वाले समय में आप ये नहीं कह सकते भारत सिर्फ जो टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर है, नहीं, आज हम कंज्यूमर नहीं है बल्कि हम एक लीडर हैं और एक हम प्रोड्यूसर हैं। और यही भारत चाहता है कि भारत जितना बड़ा देश है, जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर नहीं बनना है बल्कि टेक्नोलॉजी का प्रोड्यूसर बनना है, और इस टेक्नोलॉजी में हमें लीडर भी बनना है। इसके पीछे देखिए ये पूरा जो कार्य हुआ है इसमें दशकों की मेहनत है। टीआईएफआर जो संस्थान है, आईआईएससी और डीआरडीओ, ऐसे जो दिग्गज संस्थान है उनकी इसमें सालों सालों की मेहनत लगी हुई है, और इसी की मेहनत के बदौलत आप देख रहे होंगे आज करीब 1.5 लाख छात्र इन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और उन्हीं की मेहनत का भी ये नतीजा है। तो आने वाली यानी कि अगली पीढ़ी की जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो क्वांटम टेक्नोलॉजी उसी के अंदर आती है, और भारत को ऐसा करने से ना सिर्फ टेक्निकल सॉवरेनिटी मिलेगी बल्कि साथ ही साथ जो टेक्निकल जो सॉवरेनिटी है वो हमारी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी हो या फिर हमारी और तरीका से डिफेंस के ऑटोनॉमी हो, ये भी हमें दूसरे देशों से अलग करने वाली है। और उसमें दूसरे देश इस बात का लोहा मानेंगे कि भारत ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे की टेक्नोलॉजी पर निर्भर है, नहीं, बल्कि भारत इसको प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें आगे बढ़ रहा है, लीड कर रहा है दुनिया को। तो ये वाली बात भी होने वाली है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग हमारी जो लाइफ है उसको आसान बना देगा, और हमें वास्तव में दुनिया के अंदर वो स्थान भारत को दिलाने वाला है जिसको भारत रियली में डिजर्व करता है। देखिए जो मैंने आपको बताया वही अब यहां पर लिखा हुआ है कि अमरावती के अंदर जो ये टेस्ट बेड है ये हो चुका है, स्वदेशी तकनीक आत्मनिर्भर भारत से बना है। अब ये है जिसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, -273 डिग्री टेम्परेचर पर ये काम करता है ये पूरा माहौल। इसके अंदर जो 2 बेड बनाए गए जिनमें एक 1Q है और दूसरा 1S है। ये एसआरएम यूनिवर्सिटी और मेगा टावर्स जो दोनों के दोनों स्थापित किए गए हैं। उसके बाद आती है कि भैया ये भविष्य पे कैसे प्रभाव डालेगा। मैंने बिल्कुल आपको अलग अलग बता दिया है कि जटिल समस्याओं को तेजी से समाधान होगा, ना सिर्फ टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में बल्कि हेल्थ या फिर सोशल सेक्टर में भी इसमें बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। और दूसरी बात है बैंकिंग सेक्टर हो या फिर हमारी जो हैकिंग की समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी, और 1-to-1 एनक्रिप्शन जिसको कभी भी कोई किसी तरीका से ग्लिच नहीं आ सकता या फिर उसको बीच में हैक नहीं किया जा सकता, ये प्रोवाइड हो जाएगा। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसा कि मैंने बताया कि डीएनए प्रोफाइलिंग हो या फिर ड्रग्स की डिस्कवरी हो या फिर ऐसी डिसीज जिनको हम बोलते हैं नेग्लेक्टेड डिसीज, उनके लिए भी हम दवाई बना पाएंगे आसानी से। अब यही है कि जो मैंने आपको बता दिया कि दोनों जैसे कि क्लासिकल कंप्यूटर जिसे हम सामान्य कंप्यूटर बोलते हैं और एक बोलते हैं हम क्वांटम कंप्यूटर, दोनों में जो भेद है पहले में वही है कि भाई जो सामान्य कंप्यूटर वो बिट्स पे चलते हैं और जो क्वांटम कंप्यूटर है वो क्यू बिट्स पे चलते हैं। दूसरा यही है कि कार्य करने का जो सिद्धांत है एक समय में एक ही गणना करेगा, और यहां पर मैंने जैसे कि बताया सुपर इंपोजिशन होता है कि दोनों एक साथ कई सारी कैलकुलेशन कर पाएंगे, इसीलिए वन टाइम में मिलियन और बिलियन कैलकुलेशन हो पाएंगे और जल्दी से हो पाएगी। इसकी गति धीमी होती है या कहिए मध्यम होती है सुपर कंप्यूटर की मैं बात बताऊं तो, लेकिन क्वांटम के अंदर गति बहुत तेज होती है, लाखों गणनाएं एक साथ कर सकता है, ये इसकी विशेषता है। मैंने आपको ये बिल्कुल अलग अलग से समझाया है। बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के जो न्यूज़पेपर हैं उन्होंने इसे कवर किया है, और भारत के अंदर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है शायद वो इसे इतना स्पेस नहीं दे पाई, और कि भाई हो सकता है कि उनके लिए उस तरीका का जो व्यूअरशिप इस पर नहीं आती। राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट्स में ग्लोबल टेक इंडेक्स के अनुसार भी ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पल था, गर्व करने वाला पल था। यह केवल एक मशीन का उद्घाटन नहीं है, याद रखना, बल्कि ये भारत की तकनीक का भविष्य की मजबूत नींव रखना है और उसकी आधारशिला बनाना है। कहां है? आंध्र प्रदेश के अंदर अमरावती एसआरएम यूनिवर्सिटी, और दूसरा कहां पर है? मेगा टावर के अंदर है। ये दो ही Q1 और S1। अब देखिए
क्वांटम टेस्ट बेड क्या होता है ये तो आप समझ लीजिए कि हम गाड़ी बनाते हैं तो उसके टेस्टिंग के लिए आप जानते हैं कि उनके लिए पथ बनाए जाते हैं, है ना। लेकिन उसी तरीका से जब हम नई तकनीक यानी कि अपनी जो क्वांटम टेक्नोलॉजी विकसित करते हैं तो इसके परीक्षण के लिए हमें क्वांटम टेस्ट बेड की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार का जो प्लेटफॉर्म है हमको ये प्रोवाइड कराता है। अब देखिए दो प्रमुख रेफरेंस पॉइंट है जैसे 1QS और 1S। इसके अंदर आप देखेंगे 1Q टेस्ट बेड है SRM यूनिवर्सिटी के अंदर, ये तो आपने देख लिया, और दूसरा मेधा टावर्स के अंदर है, और ये है खास तौर पर डीप टेक रिसर्च और टेस्टिंग और वैलिडेशन के लिए इसे निर्मित छोटे कंप्यूटर्स ये निर्माण के लिए इसको स्थापित करा गया। बिल्कुल आप अलग अलग समझ लेंगे। और दूसरा आता है यहां पर आपका सुपर कंडक्टिविटी, ये आता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस पे काम करेगा। और इन मशीनों को काम करने के लिए लगभग ये इस तरीका के टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि सुपर कंडक्टिंग तकनीक पर आधारित है। ऐसे चरम ताप पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी क्वांटम अवस्था में स्थिर रहते हैं, इसीलिए इसको -273 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। अब ये वही तुलना है जो मैंने आपको बताई है कि सामान्य जो कंप्यूटर होते हैं वो बिट्स पर चलते हैं और जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं वो क्यूबिट्स पर चलते हैं। दोनों को देख लेना, एक समय में एक ही गणना कर पाएंगे, या तो 0 पर या 1 पर। यहां पर दोनों एक साथ हो सकते हैं जिसे हम सुपर इंपोजिशन की स्थिति बोलते हैं। प्रोसेसिंग अगर देखोगे तो भाई साहब इसकी प्रोसेसिंग थोड़ी सीक्वेंशियल होती है, जबकि आप क्वांटम में देखोगे तो पैरेलल होती है। पैरेलल एक साथ कई गणना एक साथ चल सकती हैं। इसकी गति अगर आप देखोगे तो सामान्य होती है, गणना करने में सालों दशकों लग सकते हैं और ये वही गणना मिनटों और सेकंडों में कर सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि स्पीड में यानी कि आने वाले समय में आप टेक्नोलॉजी का भविष्य बदलता हुआ देखेंगे। आपके हाथ में जो आप छोटा मोबाइल है ये सुपर कंप्यूटर जैसी स्पीड निकालने वाला है आने वाले समय में। तो ये सब कुछ बदल जाएगा। देखिए सुपर इंपोजिशन क्या होता है, इसका एक एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि आप कोई टॉस उछालते हैं या तो उसमें हेड आता है तो टेल आता है, लेकिन सुपर इंपोजिशन वो है जिसमें एक साथ हेड टेल्स आ जाए, यानी कि रुपया ऐसे ना गिरे ना ऐसे गिरे बल्कि ऐसा खड़ा हो जाए, ये है सुपर इंपोजिशन। क्लियर है? अगर सामान्य भाषा में आप समझोगे तो ये आ गया। भविष्य की गेम चेंजर किन क्षेत्रों में आएगी? क्रांति बदलाव वही है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आएगी, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में आएगी, और साइबर सुरक्षा और बैंकिंग के क्षेत्र में आएगी, और वेदर फोरकास्टिंग और एनवायरमेंट के क्षेत्र में आएगी। तो बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन है, सोशल सेक्टर आपस में जुड़े हुए हैं, इनके क्षेत्र में आएगी। अब वही है कि भाई साहब ये पूरी की पूरी जो तकनीक है ये स्वदेशी तकनीक है, इसके लिए भारत किसी पर निर्भर नहीं है। इसे हम बोलते हैं इंडिजीनस तकनीक है, यानी कि अपनी स्वदेशी है। विदेशी निर्भरता खत्म हो चुकी है और देश का जो टैलेंटेड पूल जिसे हम कहते हैं कि अभी 20% के आसपास है, ये आने वाले समय में आपको 30% होता हुआ दिखे तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये समझ लेना कि इसके लिए हमने कार्य किया है, हमारी सरकार, हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स हैं उन्होंने कार्य किया है, इसलिए आज हम यहां पर खड़े हुए हैं। खुद का निर्माण, अब भारत खुद अपने उपकरणों को डिजाइन, टेस्ट और डेवलप कर रहा है जो देश को तकनीकी रूप से आगे लेकर के जाएंगे और देश को वह स्थान दिलाएंगे जो वास्तव में हमारा ये भारत डिजर्व करता है। अब वो ये टेस्ट बेड कहां है? अमरावती में है, TIFR द्वारा। इसके अंदर जो 3 संस्थान मैंने बताए थे, TIFR, IISc और DRDO, ये है ये सब। और हमारे 1.5 लाख इनके साथ जुड़े हुए जो युवा हैं उनकी ये मेहनत का परिणाम है, दशकों की मेहनत है। और देखिए स्थिति क्या है, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ उपभोक्ता कंज्यूमर नहीं है, बल्कि आज भारत एक लीडर और क्रिएटर की भूमिका में इस क्वांटम टेक्नोलॉजी में आ चुका है। तो भारत को अपना स्थान मिल रहा है। तो फ्रेंड्स बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा। और भारत, ये आप देखिए छोटे छोटे कदम भारत बढ़ा रहा है, लेकिन यही छोटे छोटे कदम एक दिन भारत को बहुत आगे लेकर के जाएंगे, जिससे हमें खुशी मिलती है। हमारी आने वाली जनरेशन उस तरीका का ह्यूमिलिएशन ना झेले जो आज से हम 1984, 1970, 1980 के दशक में अमेरिका की जो हेजीमनी हुआ करती थी अपनी टेक्नोलॉजी में, अपने वर्चस्व में, आज भारत ने वो तोड़ दी है। और हमारा जो देश है वो दिन दुगनी और रात चौगुनी गति से आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, जिससे बहुत खुशी मिलती है। और आप बताइए आपको कैसा लगा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत